नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तपनी के क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी देखने वाले हैं। इसमें हम लोग को पढ़ेंगे क्या कि यूनिवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं। आपने भी सुना होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चांसलर क्या होते हैं, वाइस चांसलर क्या होते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि आज फलाने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के क्या रोल होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, राज्यपाल के क्या रोल होता है स्टेट यूनिवर्सिटी में। इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी का दर्जा देगा कौन? तो यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम, यूनिवर्सिटी की मान्यता किसी भी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के मान्यता देने का काम कौन करता है? तो यूजीसी करता है। यूजीसी करता है। पिछला वीडियो में हम देख चुके हैं कि बिना यूजीसी के ग्रांट के बिना यूजीसी के सिफारिश के बिना किसी भी यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं दी जा सकती है। कैंपस से मतलब नहीं होता है बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सजा धजा है, वो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता है। जब तक यूनिवर्सिटी की मान्यता यूजीसी के माध्यम से नहीं मिलता है तो वह यूनिवर्सिटी मान्य नहीं होगा। अब यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं? यूनिवर्सिटी में क्या चीज का पढ़ाई होगा? तो जब भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है तो हायर एजुकेशन की पढ़ाई होती है। हायर एजुकेशन की पढ़ाई होगी, उच्च शिक्षा की पढ़ाई होगी। मैट्रिक इंटर की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। उसके लिए शिक्षा के अलग विंग्स बने हुए हैं। यूनिवर्सिटी में जब भी पढ़ाई होगा तो हायर एजुकेशन की पढ़ाई होती है और एक ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट होते हैं। जैसे आप बीए बीएससी जाएंगे तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है यूनिवर्सिटी में? इसके बाद होता है यूनिवर्सिटी में रिसर्च की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होती है। रिसर्च की पढ़ाई भी यूनिवर्सिटी में ही होती है। चाहे आपका जो भी फील्ड हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में यदि आप रिसर्च करना चाहें तो आप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही कर सकते हैं, बोर्ड के माध्यम से रिसर्च नहीं होता है। तो ये था यूनिवर्सिटी का संक्षिप्त विवरण। पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल से देख चुके हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। आप हेडिंग देंगे कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट लिखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के कितने प्रकार होते हैं? तो फर्स्ट में आप सुने होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेकेंड होता है स्टेट यूनिवर्सिटी। इन सभी का डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, सिर्फ अभी नाम जान जाइए। थर्ड होते हैं आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको जब डिटेल करने जाएंगे तो वहां हिंदी भी बता देंगे। ऐसे आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं है। इसका नाम हिंदी में भी आपका नाम इसी तरह से पूछा जाता है और थोड़ा बहुत हिंदी आपको हम बता देंगे ताकि आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। तो थर्ड हो गया आपका, सी हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटी। चौथा जो होता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं। फोर्थ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और फिफ्थ जो होता है, पांचवा जो यूनिवर्सिटी होता है उसको बोलते हैं मेटा यूनिवर्सिटी। मेटा यूनिवर्सिटी। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी से आपको नेट सेट में आते ही हैं, आपको हम आगे बताएंगे कि कैसे कैसे आते हैं। तो मेनली टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी में हम पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सिटी के जो टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी फर्स्ट हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेकेंड हो गया स्टेट यूनिवर्सिटी, थर्ड हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटी, फोर्थ हो गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पांचवा जो हो गया और होता है मेगा यूनिवर्सिटी। तो इन सभी में क्या अंतर है, इन सभी में क्या समानताएं हैं, आगे हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचना दे दें कि जेपीएससी जेट एग्जाम लेने के लिए झारखंड में जेट एग्जाम से संबंधित सारी प्रक्रिया जेपीएससी के द्वारा पूरा कर लिया गया है। परीक्षा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा जेपीएससी ही लेगी। तो जेपीएससी की मीटिंग हाई लेवल की हो चुकी है, यूजीसी से बहुत सारा डिस्कस हो चुका है। जैसा कि पिछला वीडियो में हम देखे थे कि यूजीसी का होता है तो बिना यूजीसी के गाइडलाइन के बिना कोई भी कार्य यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है। तो यूजीसी से हाई लेवल का मीटिंग हो चुका है, लगभग सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं और इस सेट एग्जाम को निकालना चाहते हैं, जेट एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तो आप कृपया इसमें लग जाइए। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलने वाला है और
हमारे पीके क्लासेस के माध्यम से पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है और बहुत कम फी पे तैयारी कराई जा रही है। 10 जून के बाद हम अपना फी बढ़ा देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग था, फर्स्ट था, तो बहुत विद्यार्थी इसमें जुड़े और बहुत मिनिमम फी के माध्यम से हम उनको जोड़ दिए। लेकिन 10 जून के बाद यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपका फी बढ़ जाएगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसकी जो स्थापना होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना होती है संसद के एक्ट के तहत पास होती है। संसद के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना संसद के एक्ट के तहत यानी नियम के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना सेंट्रल एक्ट के तहत की जाती है। इसकी स्थापना यानी इसका जो रख रखाव है, इसका जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार के जिम्मा नहीं होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अन्य यूनिवर्सिटी की अपेक्षा इसमें ज्यादा फंड दिया जाता है। तो सेकंड आप लिखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अन्य यूनिवर्सिटी की अपेक्षा, यूनिवर्सिटी का कुछ मानिएगा, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अन्य यूनिवर्सिटी की अपेक्षा ज्यादा फंड मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, इसका बहुत सारा व्यवस्था होता है, बहुत सारा रख रखाव होता है, बहुत सारे रिसर्च करते होते हैं, बहुत सारे नए जितने भी टेक्नोलॉजी आता है तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही आता है। तो इसी के लिए केंद्र सरकार जो है वो यूजीसी के सिफारिश के अनुसार ज्यादा फंड देती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अन्य यूनिवर्सिटी के कंपेयर में। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक बार आपको नेट में ये प्रश्न आया हुआ है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाध्यक्ष होते हैं। आगे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स को पढ़ेंगे तो आगे हम लोग और क्लियर होगा, लेकिन अभी इस पॉइंट पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको जानिए कि भारत के राष्ट्रपति सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाध्यक्ष होते हैं। इसको अंग्रेजी में कुलाध्यक्ष को विजिटर बुलाया जाता है, आप हिंदी और इंग्लिश इस पॉइंट को दोनों को रखेंगे याद। बहुत बार एक विजिटर ही पूछा जाता है, लेकिन आप हिंदी थोड़ा सा जान जाइए कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं, कुलाध्यक्ष होते हैं, विजिटर्स होते हैं। अगला देखें कि अगला प्रश्न आता है कि भारत के कौन सा यूनिवर्सिटी सबसे प्राचीन है या सबसे पुराना यूनिवर्सिटी या सबसे भारत के पहला यूनिवर्सिटी कौन है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है भारत के सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। भारत के सभी स्टेट में यूनिवर्सिटी है, भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में लगभग भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक स्टेट को छोड़कर, गोवा को कभी कभी आपको एग्जाम में आते हैं सेंट्रल की इनमें से कौन सा राज्य में कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं
उसका हम पीडीएफ का लिस्ट आपको हम दे देंगे। जब हम आपको नोट्स भेजेंगे तो उसी में हम आपको अटैच कर देंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिस्ट। आप एक बार उसको सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। जनरली होते क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम स्टेट के नाम पर ही रखते हैं। जैसे कि झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिहार में है तो बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे होता है। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का नाम लोकल नाम पर चेंज है, लेकिन जनरली जो है वो स्टेट के नाम पर ही है। उसका आप पीडीएफ देख लीजिएगा एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो गोवा को छोड़कर, पॉइंट को नोट कीजिएगा, गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सिर्फ एक इसका अपवाद है गोवा, सिर्फ अपवाद में है गोवा, गोवा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। बाकी सभी स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, बाकी सभी स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक ही आपको प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आप पीडीएफ में आप देखेंगे तो आपको तो स्पष्ट पता चल जाएगा, लेकिन आप इस बात को दिमाग में रखिए कि यूपी में उत्तर प्रदेश स्टेट में सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने हैं? तो यूपी में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लगभग में सभी राज्यों में 1-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन यूपी एक ऐसा इकलौता भारत के राज्य है जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या ज्यादा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या 6 है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर आता है आपका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली जो है, दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या 5 है। दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या 5 है। तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित फैक्ट्स था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रैक्टिस से पढ़ेगा तो आपको इसमें से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इसको देखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या रोल है, आप इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला हम लोग देखने वाले हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी राज्य के संसद द्वारा पारित एक्ट के तहत स्थापित होती है, उसी तरह से स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के तहत होती है। तो अब फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना राज्य की विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के तहत होती है। स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना राज्य के विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के तहत यानी स्टेट यूनिवर्सिटी जितने भी स्टेट, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक राज्य में अपना अपना स्टेट यूनिवर्सिटी होता है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए यूजीसी के गाइडलाइंस के नॉर्म को फॉलो करना ही होगा। आपको यूजीसी से मान्यता प्राप्त लेना होगा। यूजीसी ही सिफारिश करेगा कि ये मान्यता दिया जा सकता है, लेकिन जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, ये सभी कौन करता है? तो स्टेट यूनिवर्सिटी का रख रखाव मेंटेनेंस स्टेट करता है और ये अपना विधानसभा में पारित करता है, तभी यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। सेकेंड इसमें पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि सबसे जो प्राचीन स्टेट यूनिवर्सिटी है, भारत की 3 सबसे पुराना स्टेट यूनिवर्सिटी है। जैसा कि आपको हम वुड डिस्पैच पढ़ा रहे थे भारतीय शिक्षा नीति के तहत, वुड डिस्पैच में आपने देखा होगा कि वुड डिस्पैच 1854 की जो सिफारिश किया गया था कि इन शहर में यूनिवर्सिटी की स्थापना की सिफारिश किया गया था। पहला था कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता सबसे प्राचीन है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक ही साल बना था, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई
यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई भारत के सबसे पुराने स्टेट यूनिवर्सिटी में आते हैं। यानी इनकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना, तीनों यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। किसके सिफारिश में? तो पूरे डिस्पैच के सिफारिश के तहत ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के सबसे पुराना स्टेट यूनिवर्सिटी कौन है, तो आप तीनों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी का राज्यपाल जो होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं। तो सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का राज्यपाल चांसलर होते हैं। सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होते हैं। राज्यपाल सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होते हैं। चांसलर के हिंदी हम कह सकते हैं कुलाधिपति। आपने अभी हाल फिलहाल में बिहार में सुना होगा, तो बिहार के जो टीचर सेक्रेटरी हैं, जो शिक्षा सचिव हैं, के पाठक के नाम आपने सुना होगा कि इन्होंने यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे चेंजिंग करना चाहे, यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल में भी चेंजिंग करना चाहते हैं। तो स्टेट सचिव का काम नहीं होता है, स्टेट का काम नहीं होता है कि आप यूनिवर्सिटी में बदलाव ले आइएगा। बदलाव लाने के लिए आपको राज्यपाल से सबसे पहले परमिशन लेना होगा, तभी आप काम कर सकते हैं। तो पता नहीं, आप देखते होंगे टीवी वगैरह में, न्यूज वगैरह में आप देखते ही होंगे कि वो हर समय छाया रहते हैं। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी के टाइम में भी चेंजिंग करना चाह रहे थे, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे बदलाव करना चाह रहे थे, जो अमान्य हुआ, बहुत सारे टकराव भी हुआ था। तो यूनिवर्सिटी के टाइमिंग चेंज करने का काम, यूनिवर्सिटी में कोई भी चेंज करने का काम राज्यपाल के पास होता है। यानी राज्यपाल होते हैं प्रत्येक यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। अगला देखिए कि दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में तो राज्यपाल नहीं होते हैं, दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं। तो वहां का दिल्ली के जो चांसलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति होते हैं, वहां के उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल जो हो वहां के कुलाधिपति होते हैं दिल्ली में। भारत में 459 यूनिवर्सिटी है वर्तमान समय में। भारत में कुल 459 यूनिवर्सिटी है 2024। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू यूजीसी ही मान्यता देती है। तो यूजीसी के साइट पर आप जाइएगा तो आप पता चल जाएगा कि कितने टोटल स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी के भी आपको हम पीडीएफ अटैच कर देंगे नोट्स के साथ, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां के कम से कम यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी आपके स्टेट में है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी के क्या नाम है, इसको आप देख लीजिएगा। कभी कभी हायरार्की में कभी कभी आपको मिलाने के लिए ये प्रश्न आ जाते हैं कि फलाने स्टेट में कौन यूनिवर्सिटी है। अगला हम लोग देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो तीसरा जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी देखते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होते हैं इसको देख लीजिए। तो यदि कोई भी विश्वविद्यालय, यदि कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रहा है, वो जनरल से, वो सामान्य से हट के वो अच्छा काम कर रहा है, तो यूजीसी के पास वो एप्लीकेशन दे सकता है, मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी जाए। तो यूजीसी विचार करती है, यूजीसी विजिट करती है, यूजीसी का टीम विजिट करता है, उस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है, उसके सिलेबस को देखता है, उसकी पढ़ाई को देखता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी डीम्ड के लायक है कि नहीं, तब उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी जाती है। तो इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या खासियत है, उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जान दीजिए कि यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके अधीन होती है। तो यूजीसी का अधिनियम होता है, यूजीसी के अधिनियम, यूजीसी की अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता। यूजीसी के अधिनियम 1956 के धारा
3 के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता मिलती है। यदि कोई भी यूनिवर्सिटी डीम्ड के लिए अप्लाई करे तो यूजीसी के धारा 1956 की धारा 3 के तहत यह है प्रावधान है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी उसे बना दिया जाए, लेकिन उससे पहले प्रोसीजर होता है, उसके पहले प्रोसेस होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी को कई नाम से जानते हैं, जनरली आपको इंग्लिश में ही पूछा जाता है, लेकिन हिंदी में कभी आ जाए तो आप जानते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी को मानद यूनिवर्सिटी बोला जाता है, मानद विश्वविद्यालय भी बोला जाता है, और इसको सम विश्वविद्यालय भी बोला जाता है, सम विश्वविद्यालय भी इसको बोला जाता है। तो आप इसको हिंदी दिमाग रखेंगे, या तो मानद विश्वविद्यालय कहा दिया, या तो डीम्ड विश्वविद्यालय कहा दिया, या तो सम विश्वविद्यालय कहा दिया, तो इसका मतलब हुआ डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता तभी मिलेंगे जब वह उच्च शिक्षा में अच्छा कार्य करेगा, उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा में अच्छा कार्य करेगा, तभी उसे डीम्ड की मान्यता दी जा सकती है। और यह जो होता है ऑटोनोमस बॉडी होता है, यह भी होता है, एग्जाम पूछा गया आपको, ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस स्टेटस होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी होता है। ऑटोनोमस स्टेटस क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि ऑटोनोमस स्टेटस क्या होगा, ये अपना खुद सिलेबस बनाएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस एक खुद डिजाइन करेगा, यूजीसी का गाइडलाइन होगा, लेकिन ये अपना खुद सिलेबस को डिजाइन करता है, फी स्ट्रक्चर खुद रखता है, फी स्ट्रक्चर अपना ये खुद रखेगा, सिलेबस अपना एक खुद रखता है, फी स्ट्रक्चर खुद रखता है, और एक खुद बनाता है। एडमिशन भी लेने का निर्णय सिर्फ ये अपने रखता है, एडमिशन लेने किसको लेना है, एडमिशन किस आधार पर लेना है एडमिशन, ये सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी ही निर्धारित करता है। बाकी इस पे किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, कोई स्टेट का इसमें कोई पावर नहीं चलता है, राज्य सरकार का कोई इसमें डायरेक्टली पावर नहीं चलता है, एक डायरेक्ट होता है यूजीसी और केंद्र सरकार से कनेक्टेड होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, यूजीसी और केंद्र सरकार से, ये यूजीसी और केंद्र सरकार से कनेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली रूप से राज्य सरकार से कनेक्ट रखता है, लेकिन डायरेक्टली रूप से ये राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी जितने भी होते हैं वो उच्च शिक्षा में अच्छे कार्य करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि झारखंड में आपका बीआईटी मिश्रा है, बीआईटी मिश्रा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो बीआईटी मिश्रा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, टेक्निकल क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है उच्च शिक्षा में। तो इसमें वो खुद डिसाइड करता है, इसका सिलेबस का खुद डिजाइन होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खुद निर्धारण करता है, कौन से बच्चों को लेना है, उनको कौन से बच्चा को नहीं लेना है, इसमें खुद डिजाइन करता है। यदि इसमें राज्य सरकार का पावर होता तो 15वीं से ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, जो इसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए यह स्वतंत्र है खुद एडमिशन लेने के लिए, फी स्ट्रक्चर निर्धारित करने के लिए। तो आपको स्टेट में झारखंड राज्य में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है बीआईटी मिश्रा, बीआईटी मिश्रा रांची, बीआईटी मिश्रा रांची है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आप देखिएगा कि टेक्निकल के क्षेत्र में चेन्नई और ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने चेन्नई जाते हैं, तो सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या चेन्नई है, सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या चेन्नई है, सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या चेन्नई है। आगे हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मेगा यूनिवर्सिटी क्या होते हैं, इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के कौन कौन ऑफिसर्स होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, कौन कौन काउंसिल होता है यूनिवर्सिटी के, इसको हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।